हेलो एवरीवन। 1-2 मिनट वेट करेंगे, लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए। उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। हेलो जी। हाय। कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन आप लोग की हो रही है? करते रहिए आप लोग पढ़ाई। देखिए, 1-2 दिन में हम थोड़ा डाउट सेशन करेंगे आरआरबी लॉ ऑफिसर के रिगार्डिंग। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो कुछ भी पूछना होगा आपको, ठीक है, आप वहाँ पे लाइव पूछ सकते हैं मुझसे। तो 1-2 दिन में मैं जो है उस पर पोस्ट भी कर दूंगा यूट्यूब पे, और टेलीग्राम में मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कब लाइव क्लास में लूँगा आरआरबी लॉ ऑफिसर के डाउट्स के रिकॉर्डिंग। ठीक है। गुड इवनिंग। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है 2021 का। तो चलिए ठीक है, अब सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दाशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 2021 का सेकंड लेक्चर वीडियो है। पहला लेक्चर वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप एकेडमी के चैनल पर जाके सर्च करके आप पहला लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने करंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये सीरीज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। जो भी बैंक एग्ज़ाम होने हैं 2021 में, उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो लगातार इस वीडियो को आप लोग इन्जॉय करिए, देखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सारे करंट, जितने भी करंट होंगे बैंकिंग के और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, मैं आपको एक एक करके कराता रहूँगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, सब टेलीग्राम में पहले से ही दे दी जाती है। तो आप टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ फॉर्म्ड एन एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। यानी अगर हम बात करें रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की, ठीक है, 2.0 का मतलब ये दूसरा है, एक पहले हो चुका है, तो ये दूसरा है नियामक समीक्षा प्राधिकरण। ठीक है, नियामक समीक्षा प्राधिकरण है, जिसको इंग्लिश में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 के नाम से जाना जाता है। इसके एक सलाहकार कमेटी का गठन किया गया है, एक इसकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। और ये गठन, ये जो मतलब पूरी एक मतलब कमेटी बनाई गई है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? सेबी ने इस कमेटी को बनाया है। जो ये RRA 2.0 है, यानी नियामक समीक्षा प्राधिकरण है, यानी जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 है, उसको सेबी ने, नाबार्ड ने, RBI ने, सिडबी ने या SBI ने, इनमें से किसने बनाया है? आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिए। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो RBI से जुड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे इनके सर्कुलर से हो, चाहे इनके रेगुलर जो भी रिव्यू के हों, चाहे इस तरह की जो कोई कमेटी हो, उस तरह से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 है, इसके सलाहकार समिति का गठन किया है RBI ने। ठीक है, RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। जिन लोगों ने कमेंट में आंसर किया है वो अपना आंसर चेक कर लें कि इसकी जो एक सलाहकार समिति का गठन है वो किया है RBI ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन और उठता है कि अगर एक कमेटी बनाई गई है तो उसके कोई हेड होंगे, उनके कोई एक चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे, कोई अध्यक्ष होंगे। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं S जानकी रमन को। S जानकी रमन को क्या बनाया गया है? इसका एक सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है S जानकी रमन। आपको पता है S जानकी रमन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में करें, कमेंट में करते रहिए आप लोग। ठीक है, SBI के MD जो है ना, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी करंट MD जो हैं वो हैं S जानकी रमन। ठीक है, और इन्हीं को जो है एक सलाहकार समिति गठन का अध्यक्ष बनाया गया, यानी हेड यही होंगे। और टोटल कितनी कमेटी होगी? 6 मेंबर कमेटी होगी। ठीक है, टोटल 6 मेंबर कमेटी होगी। तो बस इतनी नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि जो एक ये कमेटी बनाई गई उसके हेड कौन है और इसमें कितने मेंबर हैं। लगभग तो 6 मेंबर हैं। नाम आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें। पहले जो हैं वो हैं TT श्रीनिवासन राघवन। ठीक है, TT श्रीनिवासन राघवन पहले हैं। दूसरे हैं गौतम ठाकुर,
तीसरे हैं सुबीर साहा, ठीक है, सुबीर साहा। और चौथे हैं रवि दुबरू, रवि दुबरू हैं चौथे। पाँचवें हैं अबदान बिक्का जी, पाँचवें हैं अबदान बिक्का जी। और छठे जो हैं आपके एस जानकी रमन होंगे। तो ये टोटल 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है और ये बनाया है आरबीआई ने, और इस कमेटी का नाम रखा गया है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कमेटी एक्चुअली में करेगी क्या, तो जितने भी हमारे लॉज हैं, ठीक है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी सर्कुलर हैं, ठीक है, जितने भी सर्कुलर हैं, ये जितने भी रिपोर्टिंग सिक्योरिटीज़ को लेकर है ना, उन सब की एक क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो इसीलिए इसको कमेटी को बनाया गया है। एचडीएफसी बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय एचडीएफसी बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 2022 का जो वित्त वर्ष है, 2022 का जो वित्त वर्ष है उसके लिए एचडीएफसी बैंक ने कितने प्रतिशत का भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 10% का, ठीक है। इससे पहले इसने अनुमान लगाया था 11.5% का और अब है 10.0%, यानी 10% का अनुमान इसने लगाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। पहले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था नोमुरा ने क्या अनुमान लगाया है, ठीक है, और मूडीज़ ने क्या अनुमान लगाया है। तो ये मैंने 2 आपको बताए थे और मैंने वहाँ भी आपसे कहा था कि ये जो भी करंट के एग्ज़ाम होंगे, जो भी करंट का ये डेटा होगा ना, उससे आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैंने बताया था नोमुरा ने लगाया है 10.8%, 10.8% का नोमुरा ने लगाया है और मूडीज़ ने लगाया है 9.3%। तो आप लोग नोट कर लें और मैं बार बार जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे उसे हमको रिवीजन करवाते रहेंगे। तो यहाँ एचडीएफसी का अनुमान है 10%, नोमुरा का है 10.8% और मूडीज़ का है 9.3%। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप कमेंट में करके बताइए। और इसके जो हेड हैं यानी एमडी और सीईओ जो हैं वो शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन इसके हेड हैं, शशिधर जगदीशन इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर आप बताएंगे कि एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है, हम आपकी दुनिया समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके टैगलाइन से भी बीच में पूछ लिया जाता है, जो अगर जिसको पता है, रेगुलर रिवीजन करता है, तो उनके क्वेश्चन अच्छे से हो ही जाते हैं। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एग्जिटेड विच बैंक फ्रॉम इट्स सेकेंड शेड्यूल, यानी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेकेंड शेड्यूल से निम्नलिखित में से किस बैंक को बाहर कर दिया है? सेकेंड शेड्यूल आरबीआई का क्या है? तो सेकेंड शेड्यूल आरबीआई का वो है कि अगर आपको देखने कि भारत में कितने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, तो वो आप सेकेंड शेड्यूल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में जितने भी अपने भारत के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होंगे ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे, उनकी पूरी लिस्ट आपको आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में दी जाएगी। अगर कोई बैंक इस श्रेणी में नहीं है तो उन्हें उस शेड्यूल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आईडीबीआई को बाहर कर दिया गया था, और भी बैंक हैं जिनको बाहर किया गया है, तो वो लिस्ट हम अगले जो हमारा लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस बैंक को उसने अपने सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है, आप भी कमेंट में आंसर करिए। आपका आंसर क्या होगा? क्या डीबीएस बैंक होगा, लक्ष्मी विलास बैंक होगा, महाराष्ट्र बैंक होगा, यस बैंक होगा, सिटी यूनियन बैंक होगा? आप लोग थोड़ा फास्ट कमेंट करते रहा करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, एलवीएस बैंक है जो लक्ष्मी विलास बैंक, इसको जो है आरबीआई ने अपने सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या रीज़न रहा है कि आरबीआई ने अपने सेकंड शेड्यूल से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया है? कमेंट करिए, फटाफट करिए। देखिए, बाहर करने का रीज़न क्या रहा है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है, ठीक है, इसका मर्जर हो गया है। किस में मर्जर किया गया है? डीबीएस बैंक में। डीबीएस बैंक में इनका मर्जर कर दिया गया है। तो अब इस बैंक का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि ये मर्ज तो हो गया डीबीएस में। तो अब इस बैंक को इसलिए आरबीआई ने बाहर कर दिया है। तो इस मर्जर की वजह से इसको सेकंड शेड्यूल से बाहर किया गया है। अच्छा, एलबीएस के बारे में अगर हम देखें तो जो अगर हमारा एस बैंक है, तो एस बैंक जो है निजी क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे एलबीएस, ठीक है, दूसरे नंबर पे एलबीएस, यानी एलबीएस जो है एस बैंक के बाद दूसरा सबसे निजी क्षेत्र का बैंक है। अभी एस बैंक में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, आप लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में पढ़ा होगा, काफ़ी चीज़ें उसमें देखने को मिली थी, काफ़ी अनियमितताएं पाई गई थी, काफ़ी डिफ़ॉल्ट पाए गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, एसबीआई से कहा था कि इसमें जो है इसका 45% शेयर लेने को कहा था, ठीक है। लगभग 7,250 करोड़ यानी 7250 करोड़ रुपए
एसबीआई ने इसमें डालकर एस बैंक को बचाया था, यानी 45% उसने हिस्सेदारी लेने को गवर्नमेंट ने कहा था। इस तरह करके जो एस बैंक का जो भी डिस्प्यूट था वो पूरा हटा दिया गया था। एलबीएस का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1926 को की गई थी। काफ़ी पुराना बैंक था ये, ठीक है। अब नहीं है क्योंकि ये अब मर्ज हो गया है डीबीएस बैंक में। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ रेट इन द ईयर ऑफ 2022, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी वित्त वर्ष 2022 में जो यूनाइटेड स्टेट है, संयुक्त राज्य है, उसने जो है 22 में भारत की वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है, तो वो लगाया है 10.1%। अभी इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा है एचडीएफसी वाला, तो एचडीएफसी ने कितना लगाया है, 10% लगाया है। यहाँ पे आप कमेंट करेंगे नोमुरा का और मूडीज़ का, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप कमेंट में करके बताइए, नोमुरा ने कितना परसेंट दिया था और मूडीज़ ने कितना परसेंट दिया है रिसेंटली। तो ये और एचडीएफसी ने 10% दिया है ये, और यूनाइटेड स्टेट ने 10.1% का अनुमान लगाया है। यूनाइटेड स्टेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो महासचिव हैं, जिनके महासचिव हैं वो श्री एंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है। श्री एंटोनियो गुटरेस ये इनके महासचिव हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ साइंड अ ट्रीटी विथ विच बैंक टू प्रोवाइड 3-in-1 अकाउंट टू इट्स कस्टमर, यानी एक है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक, जिसने किस बैंक के साथ मिलकर एक संधि पर एक ट्रीटी पे साइन किया है। इस ट्रीटी से क्या मिलेगा, 3-in-1 अकाउंट, ठीक है। 3-in-1 अकाउंट मिलेगा। 3-in-1 अकाउंट मतलब एक ही चीज़ें आप होंगी, उसमें 3 सर्विसेज आपको मिलेगी। तो किसके साथ, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने ये संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो वो बैंक है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूबीआई और केनरा बैंक। कमेंट में आप आंसर करिए। वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। यानी पंजाब नेशनल बैंक और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने दोनों मिलकर एक ट्रीटी साइन की है कि वो अपने कस्टमर को 3-in-1 अकाउंट की सुविधा देंगे। 3-in-1 अकाउंट में होगा क्या, पहला तो जो पीएनबी बैंक है ना, ये तो अपने सेविंग अकाउंट देगा, ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी, पीएनबी बैंक डीमैट अकाउंट भी देगा। अच्छा, डीमैट अकाउंट क्या होता है ये आप कमेंट में करके बताइए। डीमैट अकाउंट, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है आता है, बिल्कुल आता है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है ये आप कमेंट में करके मुझे बताएं। तो पहली चीज़ हो गई पीएनबी अपना सेविंग अकाउंट देगा, दूसरी चीज़ पीएनबी अपना डीमैट अकाउंट देगा, और तीसरा कौन देगा, जियोजित जो है वो अपना देगा, जियोजित ट्रेडिंग अकाउंट देगा, ठीक है। जियोजित ट्रेडिंग अकाउंट देगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये 3-in-1 की सुविधा मिलेगी पीएनबी और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो ट्रीटी की गई है। यानी अब इनके यहाँ जो कोई कस्टमर आएंगे तो उनके एक सुविधा है कि 3-in-1 अकाउंट अगर आप चाहते हैं तो एक ही अकाउंट में आपको दो और फैसिलिटी आपको मैं उसमें मर्ज कर दी जाएगी। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। और इसके एमडी सीईओ कौन है, एमडी सीईओ कौन है बताइए कमेंट में करके आप। एमडी सीईओ कौन है, एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। एस मल्लिकार्जुन राव इसके एमडी और सीईओ हैं। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, पीएनबी को एस्टेब्लिश कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बताइए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए पीएनबी को एस्टेब्लिश कब किया गया था, ये कमेंट में करके बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने नोटबुक में इसे मॉक कर लें, ठीक है। कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक माइग्रेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज़ किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 है ये किस संस्था के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो उसका नाम है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, ठीक है। तो पहली चीज़ें हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ठीक है, सबसे ज़्यादा धन यानी जो है सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा किस देशों में भेजा गया है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है मनी के मामले में। तो इनमें से है चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट और इंडिया। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करते रहिए कमेंट फटाफट, क्योंकि ये काफ़ी सालों से लगातार नंबर 1 पे बना ही हुआ है और आज भी जो है धन प्रेषण के मामले में नंबर 1 भी है। तो वो देश है इंडिया यानी भारत है। बाहर के देशों से भारत में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा गया है 2020 में, ठीक है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जो कहती है कि भारत जो है दुनिया में यानी विश्व भर में सबसे ज़्यादा धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है लगातार 2008 से, ठीक है, 2008 से लगातार ये पहला पोजीशन लिया हुआ है कि बाहर से भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो 2020 में कितना पैसा आया हुआ है, 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2020 में, इससे भी अधिक, थोड़ा सा अधिक, ठीक है, ये अप्रॉक्स है 83 पॉइंट समथिंग है।
तो बस 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है सबसे ज़्यादा 2022 में प्राप्त किया है भारत, और 2008 से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे है। अच्छा, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है चाइना, ठीक है, थर्ड पे है मैक्सिको, और फोर्थ पे है फिलीपींस, और फिफ्थ पे है मिस्र यानी इजिप्ट। तो ये पांचों हैं, तो पांचों का एक मतलब क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे, और मे भी पांचों ऑप्शन को देकर कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, और पांचवें पे कौन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीरियल में फिर से बोल दे रहा हूँ, नंबर 1 है भारत, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे मैक्सिको, और चौथे पे फिलीपींस, और पाँचवें पे मिस्र। इस रिपोर्ट में एक चीज़ और शामिल किया गया है कि अगर सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता देश तो है भारत, तो किस देश के द्वारा इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा गया है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है भेजा गया है वो किस कंट्री के द्वारा भेजा गया, ये भी इस रिपोर्ट में शामिल है। तो जो प्राप्तकर्ता है वह है भारत, और किसने भेजा है तो सबसे पहले पे है यूएसए। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले नंबर पर पैसा भेजने वाला है, और दूसरे नंबर पर है यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात है, ठीक है, जिसने जो है सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है। पहले पे अमेरिका और दूसरे पे है संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे पे कौन है? सऊदी अरब, ठीक है। तो ये बस तीन ही क्रम आप याद रखें कि पहले पे यूएसए ने सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा है, और तीसरे पे सऊदी अरब ने भेजा है। अच्छा, भारत से बाहर कितना पैसा गया हुआ है? तो भारत से बाहर केवल $7 बिलियन भेजा गया है भारत से बाहर, ठीक है। 2020 में केवल $7 बिलियन भारत से बाहर गया है पैसा, बाकी सबसे ज़्यादा पैसा भारत में आया है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गिवन विच अथॉरिटी टू ऑपरेट द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी पीपीआई के लिए किस संस्था को आरबीआई ने, ठीक है, संचालित करने का प्राधिकार दे दिया है? तो ये दिया है इरूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को पीपीआई के लिए, ठीक है, पीपीआई के लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए इस संस्था को उसने प्राधिकार सौंप दिया है। पीपीआई का जो वर्क है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या है? जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कोई आप पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, इन सबसे जो सारी चीज़ों से जो भी मतलब जितनी भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है वो करता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो अथॉरिटी सौंपी गई है वो सौंपी गई है इरूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, और इनके एमडी और सीईओ को हैं संजीव पांडे। इसके एमडी और सीईओ है, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। In the United States, Google Pay users can transfer money to customers in India and which country through the app? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। गूगल पे यूजर्स तो अब लगभग हर कंट्री में होंगे, लगभग हर जगह होंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहा है संयुक्त राज्य की यानी यूनाइटेड स्टेट की। तो यूनाइटेड स्टेट में जो गूगल पे यूजर्स हैं, ठीक है, वो भारत और किस देश में पैसा गूगल पे के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो किस देश को यानी भारत को तो ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके साथ साथ किस और देश को ट्रांसफ़र कर पाएंगे गूगल पे के जरिए? तो पहला तो हो गया इंडिया और दूसरा हो गया सिंगापुर, ठीक है, यानी इंडिया और सिंगापुर को अब गूगल पे के जरिए यूनाइटेड स्टेट के यूजर्स अब पैसे भेज सकेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप गूगल के सीईओ कौन है करंट के, ठीक है, वो कमेंट में करते रहिए आप लोग कमेंट, और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ, लेरी पेज और सर्जी ब्रिन है, ठीक है, लेरी पेज और सर्जी ब्रिन के संस्थापक हैं। और गूगल आया कब था? 1998 में गूगल आया था, ठीक है, 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी, और भी कैलिफोर्निया में किया गया था, यूनाइटेड स्टेट की कैलिफोर्निया में, ठीक है। इन इंडिया द रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन अप्रैल इज़ मेजर्ड एट 4.29%, यानी जो भारत की अभी अप्रैल महीने की खुदरा महंगाई दर है वो 4.29% मापी गई है। तो ये किसके द्वारा मापी गई है? तो ये खुदरा महंगाई दर का जो एस्टिमेट दिया गया है वो दिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के द्वारा। यानी अगर आप क्वेश्चन में पूछें कि खुदरा महंगाई दर का मापन कौन करता है, तो सीपीआई करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा इसका मापन किया गया है, जो अप्रैल मंथ में रहा है 4.29%। यहाँ पे जो हमारा CSO है ना, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, CSO के द्वारा 2 इंडेक्स रिलीज किए, और दूसरा इंडेक्स है IPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मैंने अभी बताया आपको कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है खुदरा महंगाई दर की माप करता है, ठीक है, इसके एस्टिमेट को बताता है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, क्या बताता है, जो हमारे इंडियाज़ में फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, हमारे भारत में जो भी फैक्ट्री हैं
इनके प्रोडक्शन की ग्रोथ के बारे में बताता है, ठीक है, इनके प्रोडक्शन के ग्रोथ के बारे में बताता है ये इंडेक्स, ठीक है। इस समय कितनी वृद्धि देखी गई है हमारे फैक्ट्रीज में, तो 22.4 की ग्रोथ देखी गई है। तो ये याद रखिएगा कि CSO के द्वारा 2 इंडेक्स रिलीज़ किए जाते हैं, एक है CPI और एक है IPI। तो इन दोनों का क्या क्या फंक्शन है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन को कैसे भी टर्न ओवर करके आपसे पूछा जा सकता है। केयर रेटिंग एजेंसी के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना % लगाया गया है, ठीक है। तो ये लगाया गया है 9.2%, 9.2%। देखिए यहाँ पे अब आपको याद करना है, पहले आपको मैंने नोमुरा का बता दिया है, मूडीज़ का बता दिया है, HDFC का भी अनुमान मैंने बता दिया है और यूनाइटेड स्टेट का भी अनुमान बता दिया है। तो ये 5वें नंबर का है केयर रेटिंग एजेंसी। तो इन सबको कमेंट में बताइए। केयर जो रेटिंग एजेंसी है वो 9.2% रखा गया है, HDFC का है 10% और बाकी आप नोमुरा का और मूडीज़ का और US का, इनका अनुमान आप बताइए, कमेंट में करके बताइए, फटाफट बताइए, एक एक करके बताइए। नोमुरा कितना है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते जाइए। नोमुरा कितना है, मूडीज़ का और यूनाइटेड स्टेट का। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखेंगे, तभी आप एग्जैक्ट जो इनका डेटा है कितना % है फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आप वहाँ पे आंसर अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता, कन्फ्यूजन होता है, हमें याद रहता है, एट अ टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। डेटा में काफ़ी नियरेस्ट इसमें ऑप्शन भी होते हैं, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन या तो गलत कर देते हैं या तो हम छोड़ देते हैं, और ये हमारे लिए अच्छा एग्ज़ाम के लिए यानी पेपर में हमें मार्क्स गेन करने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें हमारे लिए डाउटफुल हैं, जो भी चीज़ें हमारे लिए कन्फ्यूजिंग हैं, उनके लिए एक नोटपैड बनाएंगे और वहाँ पे सारे डेटा को नोट करेंगे, और रेगुलर जब जब क्वेश्चन आएगा या ऐसे भी आएगा तो हम उसको रिवीजन करते रहेंगे। तो ये आप कमेंट में करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अभी हम 2-3 दिन के अंदर एक डाउट सेशन रखेंगे। क्वेरी मतलब क्या, आपकी लॉ ऑफिसर के लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन के अंदर हम लाइव करेंगे, तो आप लोग उसमें ज्वाइन करिएगा और अपनी जो भी क्वेश्चन है या कैसे तैयारी करनी है या कहाँ कहाँ फोकस करना है या हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। 2-3 दिन के अंदर हम आपसे एक लाइव यानी ऑनलाइन क्लास हम आपसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो उस पर भी आप जो है थोड़ा जुड़ के अपनी चीज़ों को बताइएगा या आप पूछिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।